साथियों नमस्कार। द स्टडी 75 में आपका स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ मॉक टेस्ट लाया हूँ। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देने से तो एक तो प्रश्नों का रिवीजन होगा और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में जो पाषाण काल से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा काल से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे, पूरा भारत है। भारत को का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया में जो सभ्यताएं बसी थी पाषाण काल से, उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। उसी का ये जूम आउट है। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे कि देखिए, एक जगह का नाम बताते हैं, आप बहुत लोग सुनते होंगे, लोथल, जो कि गुजरात में है ना। उसके बाद कालीबंगा सुनते होंगे। देखिए यहाँ पे हड़प्पा है ना। यहाँ पे मोहनजोदड़ो है। तो इसी सब से रिलेटिव आज का प्रश्न होगा। तो ये देखिए, इसके कुछ हैं। ये मिट्टी का बर्तन है, टेराकोटा, ये लाल मिट्टी का बर्तन है, जो कि आगे क्वेश्चन में मिलेगा। तो बीपीएससी बिहार शिक्षकों के लिए है। ठीक है, प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न होंगे। तो सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, पाषाण कालीन मानव का निवास स्थान था, यानी कहाँ पाषाण कालीन जो मानव थे कहाँ निवास करते थे। आज अच्छा, एक बात और बता दूं, आज जो प्रश्न लाए हैं वो सिलेक्टिव प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, खासकर बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है, वनों में है या झील, नदी व झील के पास, कंदराओं में, ग्रामों में, या वृक्षों पर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा नदी के पास, नदी व झील के पास, कंदराओं में। इसका सही जवाब होगा 2 वाला। ठीक है, ऐसे भी जो उस टाइम उस समय का जो सभ्यता थी, जो लोग रहते थे, उसमें ज़्यादातर लोग नदी या झील के पास ही रहते थे, उनको जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती थी। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में गमन किसके कारण संभव हुआ। जो पुरापाषाण युग था वो नवपाषाण युग में जो गमन हुआ उसमें मुख्यतः किसके कारण हुआ। ठीक है, पहला आंसर है अन्न का उत्पादन, दूसरा है आग का जलाना, तीसरा है पहिए बनाना, चौथा है लिपि लिखन। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा अन्न का उत्पादन। अन्न का उत्पादन। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे इसमें एक नोट है, आप याद रखेंगे कि पौधों का उगाया जाना और पशु को पाला जाना तथा खेती का लगभग पूर्ण निर्भरता, या फिर जनसंख्या में वृद्धि कह लें, बस्तियों के आकार में वृद्धि कर लें, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और कपड़े की बुनाई, व्यापक पैमाने पर होने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान जो होता था, वो ज़्यादातर जो होता था वो नवपाषाण युग में। ठीक है, ये नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है, जैसे जनसंख्या जो वृद्धि है वो मेन रूप से किस में ज़्यादा, मतलब जनसंख्या वृद्धि हुई किस युग में, है ना। ये भी पूछा जाता है कि कपड़े की बुनाई की शुरुआत किस युग में हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए एक शॉर्ट नोट में ये दे दिए हैं। तो इस लगभग सारे नवपाषाण में रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। जो आदि मानव थे, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो लोहा, तांबा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा तांबा। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महापाषाण है, यानी महापाषाण क्या है। पुरापाषाण गुफाओं का एक समूह है, या फिर चट्टान काटकर बनाए प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त शब्द विशेष है, या मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक हैं। महापाषाण क्या है, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है कृषि का प्रारंभ हुआ। अच्छा, कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? आई होप कि ये बता देंगे क्योंकि अभी हम बताए थे। इसका जो प्रारंभ हुआ वो हुआ है नवपाषाण काल में। इसका प्रारंभ कब हुआ था? नवपाषाण काल में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आग का आविष्कार हुआ। देखिए, आग का आविष्कार एक स्पेशल आप याद रखेंगे, ठीक है। आग का आविष्कार नवपाषाण काल में नहीं हुआ था। इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था पूरा पाषाण काल में। इसका जो आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो ये एक अलग से ध्यान में रखेंगे कि आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था? ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। तो आपको बताना, मेघालय की गारो पहाड़ियों में, हुल्लूर में जो कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या पयमपल्ली में। तो ये जो है इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा इलाहाबाद। कहाँ होगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है कोलडिहवा। इसका नाम क्या है? कोलडिहवा, है ना। वहीं से लगभग चावल के साक्ष्य भी मिले हैं और चावल का उत्पादन संभवतः वहीं से माना गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बहुत फेमस क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पुरापाषाण संस्कृति। इसका सही जवाब क्या है? पुरापाषाण संस्कृति का ही दूसरा नाम सोहन संस्कृति है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें, ठीक है। जो अतीत से जो काल चलता रहा उसका सही संयोजन करें। यानी सबसे पहले नवपाषाण आया कि पुरापाषाण आया कि मध्यपाषाण आया कि ताम्रपाषाण आया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आया था पुरापाषाण। सबसे पहले क्या आया था? 1 नंबर पे आया था पुरापाषाण। फिर 2 नंबर पे आया था मध्यपाषाण। फिर 3 नंबर पे आया था आपको नवपाषाण और चौथे पे आया था ताम्रपाषाण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वाला, यानी कि 2, उसके बाद मध्यपाषाण, उसके बाद नवपाषाण, उसके बाद ताम्रपाषाण, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा में के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? ठीक है, यानी कि इसमें से जो दे रखा है वो है, पहला है मातृ देवी की पूजा, दूसरा है बलि प्रथा, तीसरा है मंदिर का निर्माण, चौथा है देवताओं का पृथक्करण कूट। ठीक है, इसमें पहली बात है कि मंदिर का निर्माण, ये नवपाषाण काल यानी उस समय नहीं हुआ था मंदिर का निर्माण। ठीक है, ये तो स्पष्ट बात है, यानी कि 3 तो होगा नहीं, तो ये तो 4 नंबर तो इनमें से कोई नहीं, रहने देते हैं 3, ये 3 नंबर वाला नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है देवताओं का पृथक्करण, ये भी नहीं होगा। देवताओं का पृथक्करण उस टाइम पे नहीं किया जाता था। उस टाइम पे जो सबसे फेमस था ना वो था मातृ प्रधान, यानी कि उस टाइम की जो संस्कृति या पूजा जो होती थी वो मातृ प्रधान होती थी। तो इसका केवल केवल और केवल एक होगा। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक, यानी मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, पुरापाषाण से संबंधित नहीं है। देखिए कुल्हाड़ी उस टाइम पे हाँ चलता था, कुल्हाड़ी, गड़ासा चलता था, विदारिणी एक औजार था वो भी चलता था। ये जो सेल्ट है ना, ये सेल्ट उस समय का औजार नहीं, ये कह लीजिए एक तरह से आधुनिक औजार है सेल्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 4 नंबर वाला होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है? अब देखिए, नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, पहला देखा है कि प्रारंभिक कृषि की संस्कृति, ये अगर आप पीछे नोट्स देखेंगे एक तो आप बता देंगे। आग से भोजन पकाना, मृदभांड बनाना, या फिर मनुष्य के अस्थायी निवास बनने का आरंभ, ठीक है। कह रहा है कौन सा एक नहीं होगा, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ये 4 नंबर वाला, मनुष्य के अस्थायी निवास बनाने का आरंभ। ये नवपाषाण की विशेषता नहीं है, ठीक है। बाकी मृदभांड तो बनते थे, है ना। आग से भोजन पकाया जाता था और प्रारंभिक कृषि की संस्कृति थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। अब पुरापाषाण काल में आदि मानव जो मनोरंजन करते थे उसका एक साधन क्या था? क्या वो घुड़सवार करते थे, हैं? क्या वे संगीत सुनते थे, या जुआ करते थे, या शिकार खेलते थे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ये क्या करते थे, ये शिकार करते थे, ठीक है। चलिए सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राखल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, या फिर दयाराम साहनी, या राधा मुकुंद मुखर, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? दयाराम साहनी को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? अब हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे लौह युग, पाषाण युग, या कांस्य युग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा कांस्य युग। क्या होगा? कांस्य युग, ठीक है। कांस्य युग से ही संबंधित था हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? या तो ये बोल देगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सा था। तो सबसे जो बड़ी इमारत था वो था इसमें अन्नागार। सबसे बड़ी क्या था? अन्नागार जो इमारत थी वो सबसे बड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? अब लिपि आपको बताना है। क्या वे फारसी में लिखते थे, क्या वे द्रविड़ में लिखते थे, क्या वे संस्कृत में लिखते थे, या फिर उनकी लिखावट जो पढ़ी नहीं जा सकी? तो इनमें से क्या होगा भैया? इनमें से देखिए, फारसी तो उस टाइम पे विकसित था नहीं, द्रविड़ भी नहीं था, और संस्कृत भी नहीं था उस टाइम पे। बाद में जब आर्य आए तब संस्कृत का विकास हुआ। तो उस समय जो उनकी लिपि जो थी उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था। निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था? देखिए, इसमें दो प्रश्न इंक्लूड है। पहला था कि हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार प्रमुख था। धातु का व्यापार क्या था? हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख था। लेकिन इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। नहीं पूछ रहा है। सोना का था, क्योंकि हड़प्पा जहाँ निवास करती थी जिस नदी के किनारे, उस नदी में भी बहुत सारी मात्रा में सोना मिलता था। टीन का, या फिर तांबा का, है ना, ये क्या है? तांबा। या फिर तांबा का, या फिर लोहा का। देखिए, उस समय जो ज्ञान नहीं था वो किसका था? लोहा का। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का उस समय पे ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो इसका सही जवाब लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ? यानी कांस्य की नर्तकी का जो मूर्ति था, एक मिनट, कांस्य की जो नर्तकी का मूर्ति था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वो जो स्थान था वो स्थान क्या था? मोहनजोदड़ो। वो स्थान क्या था? मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी, यानी कि नर्तकी मुद्रा में एक प्राप्त हुआ मूर्ति। देखिए, ये था, यही वो मूर्ति था जो
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? क्या हड़प्पा संस्कृति में है, या पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है हड़प्पा संस्कृति में। यानी कि भारत में चांदी की उपलब्धता का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, यानी प्रारंभ में जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ मिला था? हड़प्पा संस्कृति में ही मिला था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता थी क्या थी? पितृ प्रधान थी, मातृ प्रधान थी, पुरोहित प्रधान थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी जो सभ्यता थी वो क्या थी? मातृ प्रधान। पीछे भी देखे थे ना, मातृ देवी की पूजा होती थी। तो सिंधु सभ्यता जो थी वह मातृ प्रधान थी। ठीक है, इसे 2-3 प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, या फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोल रहा है। या अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योग के लिए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अपने नगर नियोजन के लिए। बहुत ही ये लाइनें याद रखिएगा, अपनी नगर नियोजन के लिए। ठीक है, या फिर पूछ लेगा वो कैसी थी सभ्यता उसकी, शहरी थी या ग्रामीण थी? तो वो शहरी थी, और शहर में तो भाई नगर नियोजन का तो बात ही कुछ अलग है, लगता है बसाया हुआ शहर है। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें देखिए ये जो था ना सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र है जो भारत के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ था। ठीक है, उसका लगभग भाग, अब तो ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में है और चुनिंदा भाग ही भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था? अब हड़प्पावासी का स्थल गुजरात में था, वो कौन था? क्या कालीबंगा था, क्या रोपड़ था, बनावली था, या फिर लोथल था? इसमें से एक बहुत फेमस नाम है लोथल। ठीक है, ये लोथल जो है वो गुजरात में ही था। कहाँ था? गुजरात में था। ये उस समय सिंधु सभ्यता का ये क्या हुआ करता था? बंदरगाह हुआ करता था, यानी सी पोर्ट था। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा लोथल। देखिए ये जो देख रहे हैं, ये कटिंग जो है मैप का, ये गुजरात है, और गुजरात में यहाँ पे लोथल था। ठीक है, देखिए समुद्र के किनारे यहाँ पे क्या है? लोथल था। ठीक है, तो लोथल गुजरात में था। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? एक तो था कि सोहन संस्कृति, का दूसरा नाम क्या था? पुरापाषाण। और मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? क्या जीवतों का टीला, क्या कंगालों का टीला है, या दासों का टीला, या मृतकों का टीला? तो इसको जो जाना जाता है बहुत ही ये भी फेमस क्वेश्चन, ये मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी है। अच्छा, हड़प्पा कालीन जो मुहर थी वो किस चीज़ की बनी होती थी? सेल खड़ी की, या कचली मिट्टी की, या गोमेद एवं चट की, या मिट्टी एवं तांबे की? तो भैया उस टाइम पे उतना विकसित नहीं था कि तांबे का मुहर बना दे, या गोमेद का प्रयोग कर ले, या कचले मिट्टी का, नहीं, सेल खड़ी का। उस समय जो प्रयोग होता था वो किसका होता था? सेल खड़ी का ही प्रयोग करके लोग मुहरे बनाता था। तो सही जवाब सेल खड़ी होगा। अगला है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बंदरगाह नगर थे। ठीक है, सी पोर्ट था। एक तो लोथल बहुत फेमस है, लोथल तो था ही। एक सुतकांगे डोर जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, ये भी ये बंदरगाह था। ठीक है, अल्लाह दीनो ये भी बंदरगाह था। बालाकोट ये पाकिस्तान में, ये भी बंदरगाह है। कुंतासी ये भी पाकिस्तान में, ये भी बंदरगाह है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उसमें से एक लोथल जो है भारत में, बाकी 1 2 3 ये चार कहाँ हैं? वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में अवस्थित था? अब देखिए, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित था? जो इसका जो इमारत था
वो किस भाग में ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। जब नगर पूरा बसा था तो संपूर्ण क्षेत्र में, और हम बोले ना नियोजित ढंग से फैली थी, एक जगह केंद्रित नहीं थी, अव्यवस्थित भी नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित था? हड़प्पा का जो स्थल था वो किस नदी के तट पर स्थित था? अब सरस्वती है या सिंधु है या ब्यास है या रावी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रावी। जो हड़प्पा का जो स्थल है, हड़प्पा नामक जो शहर का जो स्थल था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, क्या था? रावी नदी के तट पर स्थित था। अब देखिए आपको एक मैप दिखाते हैं उसमें रावी नदी के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक मिनट, यहाँ पे लिखा होगा हड़प्पा, है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हड़प्पा। ठीक है, यहाँ से जो नदी निकली है ये नदी है, ये रावी है। ये नदी क्या है? रावी है, जो बाद में सिंधु घाटी में जाके मिल जाती है ना? और इधर से भी गया एक सतलज रहेगा, चिनाब रहेगा, है ना? सब सिंधु में जाके मिलती है। तो रावी नदी के तट पर स्थित क्या है? वो हड़प्पा है। देखिए यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है ना, जो था सिंधु नदी के तट पे स्थित था। अब अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? बढ़िया क्वेश्चन है, किसकी पूजा नहीं होती थी? तो वैदिक काल में ना जो साक्ष्य देवता होते थे ना, जो दिखाई देते थे, जैसे सूरज दिखाई देते थे, इंद्र को मान लिया जाता था कि बारिश, जो बादल है, बारिश हो रही, मतलब बादल है या बिजली कड़क रही है, तो उनसे जो साक्ष्य वाले देवता थे इंद्र। वरुण भी मान लिया जाता था, हवा वगैरह चलता था। लेकिन लक्ष्मी जी का वहाँ पे कोई ये नहीं था उस वैदिक काल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मी। सही जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। इनकी पूजा नहीं होती थी, वैदिक काल की बात है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या वे कृषि पे निर्भर थे, या शिकार करते थे, या शिल्पकर्म, या व्यापार करते थे? तो उनका जो सही जवाब है वो है क्या है? कृषि है। वो क्या क्या करते थे? कृषि करते थे। इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था, बाकी व्यापार भी वो करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? अब बिहार में जो स्थित नहीं है उसके बारे में। चिरांद क्या बिहार में है? बिल्कुल है। चेचर कुतुबपुर भी बिहार में है, ताराडीह भी है, लेकिन ये बरूडीह जो है वह बिहार में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बरूडीह। ठीक है, 31 प्रश्नों को लाए थे। ठीक है, आई होप कि कुछ ना कुछ रिवीजन हुआ होगा क्वेश्चनों का। आगे भी क्वेश्चन लाएंगे, अगर वैसा कुछ रहता है तो आप कमेंट करें। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप देखने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर लाइक कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।